क्लास और ठीक है। मनीष प्रतिभा क्या नाम है उसका, सुबह अभी नहीं आए हैं, हुसैन वगैरह, फिर हम लोग बीच में ऐड कर लेंगे जब भी वो आएंगे, और जो उनका छूटा रहेगा वो वीडियो में देख लेंगे। ओके, चलो 6 and 8 मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात करता है, हिंदू विवाह की। देखो कई जगह पर मैरिज रजिस्ट्रेशन हिंदुओं में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर तुमको मतलब अपनी शादी साबित करनी होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिफेंस में, क्योंकि हस्बैंड के कार्ड्स बनते हैं, वाइफ के कार्ड बनते हैं, कंट्री कार्ड वगैरह, तो मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत बनना जरूरी होता है। ठीक है, सामान्य लोग नहीं बनवाते हैं। शादी चल रही है, जब कोर्ट में केस जाता है, ठीक है, तलाक का या भरण पोषण का, लीगल सेपरेशन का, तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि साबित करो कि शादी हुई भी थी कि नहीं। तो लोग क्या करेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएंगे, शादी का वीडियो दिखाएंगे, इत्यादि से साबित करेंगे। सेक्शन 8 राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना सुकर, सुकर मतलब सुगर नहीं होगा, ठीक है, सुकर मतलब आसान होगा, ठीक है, आसान करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उल्लंघित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंधित विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्त के अध्ययन जैसी विहित की जाए प्रविष्ट करा सकेंगे। तो सेक्शन 8 हिंदुओं की मैरिज, हिंदू हिंदू में कौन कौन आता है, कल हमने देखा था, सिख जैन सब आते हैं, ठीक है। ओके, हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा है। ओके, ठीक है, सबसे पहली बात करिए कि नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है। ये सब छोटी छोटी बातें अगर जीआरएफ मोस्टली एलएलएम के एंट्रेंस के लिए जुडिशरी कभी दोगे तो छोटा छोटा पूछ सकता है कि किसको पावर दी गई है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, हर राज्य की अपनी सरकार होती है ना, उनको दिया गया है कि वो नियम बना सकती है। क्या नियम बना सकती है कि जो विवाह हिंदू विवाह के पक्षकार हैं वो अपने विवाह का प्रविष्टि करा दें। इसमें प्रविष्टि करा दें तो हिंदू विवाह रजिस्टर में। इसके लिए नियम क्या होगा, वही नियम होगा जो स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। इसको याद नहीं करना है, बट तुम लोग आंसर लिखते समय हिंदू विवाह संबंधित वहां पर लिख सकते हो, ठीक है, कोई इसको नहीं याद करना है। यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है तो यह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का प्रविष्टि किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में चाहे ऐसी दशाओं में जो विनिर्दिष्ट की जाए, वह आवश्यक होगा। और जहाँ कोई ऐसा निर्देश निकाला गया है वहाँ इस निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो कि 25 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको मैंडेटरी कर सकती है, मैंडेटरी कर सकती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को, चाहे तो पूरे स्टेट में या उसके किसी पार्ट में। और अगर कोई इसका उल्लंघन कर देता है मैंडेटरी करने के बाद तो उसके ऊपर 25 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये जो 25 रुपए तक का जुर्माना है ये सब 1855 के हिसाब से 25 रुपए लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई, इसलिए BNS BSc में बहुत सारी चीज़ें नई, जो तुम्हारा लॉ बना है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस का वेट कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का, होल सिलेबस का, अंदर का, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हो गया है, उस 6 सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है ये देखना है, वरना हम लोग BNS बेरक पढ़ चुके हैं। ओके, इस धारा के अधीन बनाए गए इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात रिकॉर्डिंग रुक जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्ति समय पर बुला रहेगा, बुला की जगह खुला रहेगा, मिस प्रिंट है ये, और अपने अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा।
तथा उसमें प्रमाणित उद्धरण आवेदन अपने रजिस्टर को विहित फीस का संदाय करने उसके द्वारा दिए जाएंगे। इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोग किसी हिंदू विवाह विधि को मान्यता पर प्रभाव नहीं डालता है। देखो, सबसे बड़ी याद रखना, अगर तुम लोग हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो उसमें अगर रजिस्ट्रेशन विधि के अंतर्गत आता है, सीधी सी बात है, तो 2 गवाह लगते हैं, 2 गवाह लड़की की साइड से 2 गवाह लड़की की साइड से। जो तुमको याद रखना है इसमें, पहला कि जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, फिर ये दूसरा, ठीक है, रूल अगर मैंडेटरी कर दिया गया तो दंड मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है 5वां कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो दंड भले मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 5 नंबर कह रहा है अगर किसी विवाह का सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो विवाह मान्य नहीं है, मान्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो विवाह शून्य नहीं है, शून्यकरणी नहीं है, विधिपूर्ण विवाह है, तो वो मान्य रहेगा। सिर्फ इसलिए कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो मान्यता उसकी नहीं खत्म हो जा रही, ठीक है, ओके। चलो बस इसको बस ऐसे याद कर लेना, सेक्शन 8 में है। सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन देखो, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और 11, ये वाला आधार याद करोगे, ये इसमें भी काम आएगा थोड़ा सा, और इन दोनों का आधार इसमें काम आएगा, ठीक। नहीं सॉरी, 11 नहीं होगा, रुक जाओ, 13 होगा, 13 में डिवोर्स है, ठीक है। नाउ देखो, इसका मतलब ये नहीं कि चलो कोई एक तैयार करना, तीनों को अलग अलग तैयार करना है, और 3 में से 2 पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझे रहो, ठीक। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है सरला मृदगल का, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सरला मृदगल बताएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसको आप फिर से करेंगे, रिवीजन करेंगे, नहीं क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम डिट्टो तुम्हारे सीरीज में है, ठीक है। अगर सीरीज लेकर बैठो तो हाईलाइट कर लेना। सेक्शन 9, दाम्पत्य अधिकार, देखो क्या लिखा है, दाम्पत्य अधिकार, दाम्पत्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कॉन्जुगल, ठीक है। का प्रतिस्थापन, ठीक। क्या होते हैं दाम्पत्य अधिकार? सो हस्बैंड एंड वाइफ जो है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, अगर किसी कारण से अलग रहने लगे हैं तो उनको वापस एक साथ रहने के लिए बाध्य करना, एक साथ रहने के लिए कहना, ठीक है। इसी को कहते हैं दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, एक साथ रहने के लिए, एक साथ कैसे रहने के लिए, एज ए हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी पूरी करते हुए, ड्यूटी वो पूरा करते हुए, अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, ठीक है, ओके ओके। अब हम पढ़ रहे हैं, जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, ठीक है। पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे को, हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, साहचर्य से, साहचर्य मतलब एक साथ रहने से, एज ए हस्बैंड वाइफ की सारी ड्यूटीज से, युक्त प्रतिहेतु, प्रतिहेतु मतलब बिना किसी उचित कारण के, प्रत्याहृत मतलब अलग कर लिया, छोड़ दिया है, ठीक है। इसीलिए बेर एक्ट पढ़ा दें, बेर एक्ट की भाषा समझो, हिंदी में हो तो, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाला इंग्लिश वाला बेर एक्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि मोस्टली बच्चे जो क्लास लेते हैं वो हिंदी मीडियम में, ठीक है, ऑनलाइन वाली। चलो, दोनों पक्षकारों में से कोई, हस्बैंड है तो दूसरे को, अब जाहिर सी बात है तो हस्बैंड है तो वाइफ को, देखो यहाँ दूसरा लिख दिया गया है, इसलिए लिख दिया गया है कि हस्बैंड है तो वाइफ को छोड़ेगा, तो वाइफ क्या हो जाएगी, दूसरा, है ना, और वाइफ है तो हस्बैंड को, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है बिना युक्त कारण के,
बिना युक्त प्रतिहेतु के, बिना युक्त प्रतिहेतु के क्या कर लिया है? साहचर्य से अलग कर दिया है, साहचर्य से प्रत्याहृत कर लिया है, साहचर्य से प्रत्याहृत कर लिया है, मतलब अलग हो गए हैं, अलग निवास करने लगे हैं, या एक घर में हैं बट अपने संबंधों का एकदम त्याग कर दिया है, ड्यूटीज का। ठीक है, अब क्या होगा? फोर्थ एलिमेंट, तब व्यथित पक्षकार, तब व्यथित पक्षकार। व्यथित पक्षकार कौन होगा? अगर हस्बैंड छोड़ के चला गया तो वाइफ, अगर वाइफ अलग हो गई तो हस्बैंड। अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा, देखो भी जिला न्यायालय की परिभाषा कल ही पढ़े थे सेक्शन 3 में। ठीक है, वहां मैंने बोला देखो जो हाईएस्ट सिविल न्यायालय होगा किसी एरिया में, वो जो है इस लॉ के अंतर्गत जिला न्यायालय कहलाएगा। इसलिए क्योंकि जिला न्यायालय के पास सीधे जाएगा, सिविल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि विवाह, तलाक इत्यादि क्या है? गंभीर मामला है, कानून का ज्ञान है जजेस को जो गए हैं, बट समाज का ज्ञान, सोसाइटी का ज्ञान जो हाईएस्ट सिविल जज होगा, जिला जज होगा, उसके पास अनुभव होगा। ठीक है, देखना तो ये कभी कभी पूछा जाता है जुडिशरी एलएम एंट्रेंस वगैरह में कि किसके पास जाना पड़ता है अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए। ठीक है, ओके। फोर्थ एलिमेंट कह रहा है पीड़ित पक्षकार। पीड़ित मतलब जिसका हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। ठीक है, क्या करेगा? अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए, अपने दाम्पत्य अधिकारों के मतलब मेरे पार्टनर को वापस लाओ, हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को वापस बुलाने के लिए। ठीक है, इसको कहेंगे दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद ला सकता है। वाद मतलब अर्जी करेगा। नौ कहाँ करेगा ये याद रखना, क्योंकि तुम लोग को इसमें भी लिखना है एलएलबी के एग्जाम में, जिला न्यायालय में करेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको एक्स्ट्रा नंबर दिला देंगे एलएलबी में भी। ठीक है, न्यायालय में लिख के चले गए रट्टा मार के, उससे सीरीज से लिख के चले आए न्यायालय में, जिला न्यायालय में करेगा। ये सबकी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। कर सकेगा, कर सकेगा, सकेगा मतलब कर सकेगा। ठीक है, और न्यायालय से अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर दिया जाए, समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्ताव की डिग्री कर सकेगा। ठीक है, जिला न्यायालय के पास सिर्फ अर्जी दे देने से जिला न्यायालय दूसरे पक्षकार को बाध्य नहीं करेगा कि आप जाओ अपने हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड है वाइफ के साथ रहो। जिला न्यायालय दो चीजें देखेगा कि क्या जो उसके पास अर्जी आई है उसका वैध आधार है, क्योंकि अगर वैध आधार नहीं होगा तो वो अर्जी को क्या कर देगा? मना कर देगा। ठीक, अगर वैध आधार है तो अर्जी को मंजूर कर लेगा, है ना, सुनवाई करने के लिए कि लाओ सुना जाए भैया, काहे छोड़ के चला गया तुम्हारा पार्टनर। ठीक, वैध आधार नहीं है तो अर्जी को क्या कर देगा? नामंजूर कर देगा। ठीक, इस वैध आधार के बारे में पहले वो जांच करेगा। ठीक है, ओके। और जब उसको समाधान हो जाता है कि हाँ वैसा वैध आधार है, अर्जी एकदम सही है, तब वो जो दूसरा पक्षकार होगा जो छोड़ के चला गया है उसके खिलाफ डिक्री देगा कि जाओ अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रहो। ठीक, ठीक है। यह जब जहाँ प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो साहचर्य से
प्रत्याहरण किया है। अब देखो एक चीज यहाँ और हम तुमको बताते हैं, ये वाला, आप अर्जी कब दोगे, जब आपका पार्टनर, अब देखो ये सेक्शन हो गया, सेक्शन में जो कहा था वो हो गया, ठीक है, सेक्शन 9 हो गया। देखने में थोड़ा सा इसको जूम करेंगे हम अपनी लैंग्वेज में, तुम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है, जो तुम लोग को एग्जाम में लिखना है। अब ये एलिमेंट्स तुमने परिभाषा लिख दी, सेक्शन 9 में जो लिखा है सेम टू सेम तुमने आंसर में पहले लिख दिया कि इसका वर्णन सेक्शन 9 में है, सेक्शन 9 ये कहता है। फिर सेक्शन 9 से तुमने कट करके सारे एलिमेंट निकाले, ठीक है। पहला एलिमेंट हो गया बिना युक्त युक्त प्रतिहेतु के सहचर से अलग। फिर पीड़ित पक्षकार क्या करता है, अर्जी देता है। चौथा है जिला न्यायालय में। फिर ये पांचों एलिमेंट डालने के बाद हस्बैंड और यहाँ लिखेंगे दूसरा पक्षकार कौन कौन हो सकता है, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, ठीक है। फिर ये वाला एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर पीड़ित पक्षकार, और फिर जिला न्यायालय क्या क्या आधार है, वैध आधार कैसे चेक करेगा, कब डिक्री देगा समाधान होने पर, ठीक ना। ये जो सेकंड एलिमेंट है कि जो हस्बैंड या वाइफ आपको छोड़ के गया है, अगर वो बिना युक्त कारण के छोड़ के गया है तभी आप सेक्शन 9 में अर्जी दाखिल कर सकते हो, ठीक है। और जो यहाँ वैध आधार की जांच न्यायालय कर रहा है, वो क्या न्यायालय चेक कर रहा है, वो यही चेक कर रहा है कि जो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया या साहचर्य से अलग हो गया है, ठीक है, उसका कोई युक्त कारण तो नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको पसंद नहीं आ रहा था, वो छोड़ के चला गया। ये वैध आधार नहीं है, आपको वापस आके रहना पड़ेगा, आपने शादी की है, ठीक है। अब देखो एक केस था, देखो केस तुम लोग क्वेश्चन आंसर में करेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ देंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई, हस्बैंड ने अर्जी लगाई, वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई, हस्बैंड ने अर्जी लगा दी कि मुझे वाइफ छोड़ के चली गई है, ठीक है। न्यायालय ने पूछा वाइफ से क्यों चले गए भैया, काहे पति के साथ नहीं रहते, जाओ रहो। वाइफ ने कहा सर मेरा बहुत उचित कारण है पति से अलग रहने का। न्यायालय ने कहा क्या कारण बताओ, कहें जो इनके पिताजी हैं ना वो बदतमीजी करते हैं, इनके पिताजी हैं जो बदतमीजी करते हैं। अब न्यायालय की बात पे, वाइफ की बात पे मान नहीं लेगा, है ना। न्यायालय ने जांच की और पता चला कि जो उनके हस्बैंड के पिताजी थे वो बदतमीजी करते थे, बाथरूम में नहा रही है दरवाजा खोल देते थे, कपड़ा झाँक रही है, पहन रही है, या अन्य प्रकार की जो जो भी बदतमीजियां करते थे, ठीक है। न्यायालय ने ये कारण जो है उचित माना, युक्त कारण माना, और ये अर्जीदार मतलब हस्बैंड को डिक्री नहीं प्रदान की, ठीक है। वाइफ अलग रह सकती है, वाइफ अलग रह सकती है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि युक्त कारण के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। लेकिन मान लो कि किस का नाम डाल देना, नहीं तो मान लो कोई किसी का ससुरी बैठ के एग्जाम दे रहा, थोड़ा सा वो हो तो चिढ़ जाए, लेकिन ये सब कारण है, ठीक है, प्रेजुडिस कारण है, ठीक है। अब देखो, अब जो तुमको सबसे अच्छा केस हम बताते हैं, तो 3 केस हैं और सबसे लास्ट वाला केस अभी हम बता रहे हैं, बाकी दोनों केस का नाम हम लोग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, ठीक है। सो एक है हरविंदर कौर का, और एक साउथ इंडियन केस था, उसका नाम क्या था, कुछ तो था, याद नहीं आ रहा, छोड़, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, क्वेश्चन आंसर में बता देंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश का केस था, आंध्र प्रदेश कोर्ट का केस था, ठीक है, आई थिंक आंध्र प्रदेश या कर्नाटक था, और दूसरा था हरविंदर कौर का, दूसरा था हरविंदर कौर का, ठीक है। सो जो ये वाला केस है, इसमें वाइफ हस्बैंड से अलग रहने लगी, क्या रहने लगी, वाइफ हस्बैंड से अलग रहने लगी, ठीक। हस्बैंड ने अर्जी दी और अर्जी पहुंचते पहुंचते पहुंच गई हाई कोर्ट। कहाँ पहुंची याद रखना, ये लिखना है तुमको एग्जाम में, अर्जी कहाँ पहुंची, लास्ट में हाई कोर्ट। वाइफ ने तर्क दिया, बहुत अच्छा नाम है केस का भी, जस्ट ध्यान नहीं आ रहा, कि जो ये सेक्शन 9 है
हिंदू लॉ का, ये संविधान के विरुद्ध है। ये संविधान के विरुद्ध है, और जो संविधान के विरुद्ध कानून होता है वो असंवैधानिक होता है। कैसे विरुद्ध है? तो ये आर्टिकल 19 और नहीं, ये आर्टिकल 20 के विरुद्ध है। आर्टिकल 20 क्या देता है? हमें दैहिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। जबकि सेक्शन 9 हमें फोर्स करता है हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जिसे हम पसंद नहीं करते, जिसके साथ रहना नहीं चाहते, ठीक है। ओके। हाई कोर्ट ने कहा सही बात है, सेक्शन 9 असंवैधानिक है। और आप अलग रह सकते हो, ठीक है, आप अलग रह सकते हो पति से, गुड। फिर आया हरविंदर कौर का केस, ये दिल्ली का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है। इन्होंने भी सेम तर्क दिया, इसके बाद आया था, कुछ साल बाद आया था ये, ठीक है, कि सर सेक्शन 9 असंवैधानिक है क्योंकि 21 का उल्लंघन करता है। देखो, एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरे हाई कोर्ट पर बाध्य तो होता नहीं है, तो यहाँ पर तो इस एरिया में, जिस एरिया के हाई कोर्ट ने कहा था वहां पर तो असंवैधानिक हो गया, सुप्रीम कोर्ट का बाध्य होता है पूरे इंडिया पे, है ना। यहाँ के हाई कोर्ट ने कहा नहीं, असंवैधानिक नहीं है। जिस इंसान से आप विवाह करके आए हो, ठीक है, जिसको आपने सहमति दी है विवाह करने की, ठीक है, वहां पर असंवैधानिकता कैसे हो सकती है? कोई जबरदस्ती आपका तो विवाह हुआ नहीं था, और आपका अलग रहने का कोई कारण नहीं है। देखो, इन दोनों केस में बिना किसी कारण की वाइफ अलग रह रही थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर किसी कारण से अलग रही होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सिर्फ एक कारण था, पति को पसंद नहीं करते थे। चलो, कुछ दिन बाद आया सरला मुदगल, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ऊपर का दोनों नहीं भी याद रहेगा तो ठीक है, ये केस याद रखना है बाद। और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और इन दोनों का फाइनल इसमें हो गया, ठीक है। तो ये सरला मुदगल जी थी, इन्होंने ये वाला हरविंदर वाला फैक्ट नहीं उठाया सुप्रीम कोर्ट में, ये वाला उठाया कि सर सेक्शन 9 जो है असंवैधानिक है, हमें किसी के साथ रहने के लिए बाध्य कैसे कर सकता है, हमारी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका फैक्ट ना उठाओ, इसका उठाओ, ठीक है। आपने जब विवाह किया, तो आपने स्वतंत्र सहमति दी थी, ठीक है। आपको बांध के, रस्सी से बांध के आपको विवाह किया नहीं गया था, ठीक है। आप मेजर थी, आपने पूरे वैध तरीके से विवाह किया। अगर आपको साथ में नहीं रहना था तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने हर चीज लीगली किया है और विवाह कोई गुड्डे गुड्डे खेल है नहीं, इसलिए आपको पति के साथ रहना पड़ेगा। और सेक्शन 9 जो है पूर्णतः संवैधानिक है। तो 2 क्वेश्चन जो बन के आएगा वो याद रखना तुम्हारे एलएलबी के एग्जाम में। पहला बन के आ सकता है कि सेक्शन सॉरी वैवाहिक नहीं था यार, दाम्पत्य था ना, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बारे में लिखिए, ठीक है, तुमने पढ़ लिया। और अगर पूछ लिया मान लो कि सेक्शन 9 असंवैधानिक है, चर्चा कीजिए, तो अब कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सेम चीज पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो सेक्शन 10 पे नहीं जाएंगे हम इसका क्वेश्चन आंसर भी तुरंत करा देते हैं इसी के साथ, इसी सेक्शन के साथ, ये रहा। और चूंकि हमने जस्ट जो है मैपिंग की है, हमने सेक्शन समझाया है ना, तुरंत क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेगा, है ना, करने में। पहली बात। दूसरी बात, क्या कहते हैं, हमको यहाँ पे मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक एक शब्द नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तलाक पे आ गया क्या?
चलो, ये हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9 की व्याख्या कीजिए। क्या यह धारा संवैधानिक है? निर्मित वादों की सहायता से। चलो, ये हो गया। हिंदू विवाह केवल एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि विधिक संबंध है। देखो, हिंदू विवाह समुदाय की संस्कार, ये क्वेश्चन हम देखेंगे क्योंकि वो भी आता है। ठीक है। विवाह के पश्चात पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति कुछ वैधानिक दायित्व निभाने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे सहवास करना, परस्पर निष्ठा रखना और वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वाह करना। यदि इनमें से कोई एक पक्ष किनमें से, पति या पत्नी में से, पहला एलिमेंट हो गया बिना उचित कारण के, दूसरा एलिमेंट हो गया एक दूसरे से अलग हो जाता है, प्रत्याहृत हो जाता है, सहचर्य से प्रत्याहृत हो जाता है, तो दूसरा पक्ष न्यायालय। कौन से न्यायालय में? देखो, बेर एक्ट पढ़ने पर यही ध्यान रहता है, जिला न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का आदेश प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? अर्जी लगाकर, अर्जी द्वारा डिक्री प्राप्त कर सकता है। ठीक है। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखो, जब कोई पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने जीवन के साथी के साथ रहना बंद कर देता है या देती है, तो पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यदि न्यायालय को यह संतोष हो जाए, न्यायालय क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए कि जो आवेदन है वो सत्य है, पीड़ित पक्षकार ने जो आवेदन किया है वो वैध आधार पर किया है और कोई उचित कारण पृथक्करण का नहीं है, अलग होने का कोई उचित कारण नहीं है, वह दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का आदेश, डिक्री दे देगा। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में है। मुख्य तत्व, तो सबसे पहले पक्षकारों का वैध विवाह होना चाहिए, क्योंकि अगर वैध विवाह नहीं है तो पति चाहे अलग रहे चाहे पत्नी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शून्य विवाह है तो अलग ही रह सकते हैं ना। तो न्यायालय इसको भी कंफर्म करेगा, विवाह कैसा होना चाहिए? वैध। इसके लिए सेक्शन 5 की शर्तें पूरी होंगी। दूसरा, अलग रह रहा है बिना किसी युक्ति उचित कारण के, अलग रह रहे हैं, कोई उचित कारण नहीं है रहने का, साथ में अलग रहने का, न्यायालय को संतुष्ट करना पड़ेगा। कौन साबित करेगा? देखो, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, कौन साबित करेगा कि अलग रहने का उचित कारण है? तो जो अलग रह रहा है, जाहिर सी बात है, जो अलग रह रहा है उसी से न्यायालय पूछेगा तुम अलग क्यों रह रहे हो, है ना। क्योंकि पीड़ित पक्षकार वो है जिसको छोड़ के चले गए, उसने अर्जी दिलाए, तो सबूत का भर उस व्यक्ति पे रहेगा जो अलग रह रहा है, तो वो साबित करे कि मैं क्यों अलग रह रहा हूँ। ठीक है। न्यायालय आदेश द्वारा वैवाहिक अधिकारों का प्रतिस्थापन कराएगा। जो मैंने कहा था ना, सेम टू सेम हम क्या करते हैं, सेक्शन से परिभाषा पढ़ेंगे, उसके सेम टू सेम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उन एलिमेंट्स को तोड़ देंगे। जैसे मोती होती है, एक माला होती है, माला पूरी माला होगी मोती से बन के, फिर माला को तोड़ दो तो हर मोती उस माला का ही होता है। ठीक है। फिर उन मोतियों को अलग अलग से व्याख्या दे दो। ओके। दाम्पत्य अधिकारों का आशय क्या होगा? पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना, सहवास करना, प्रेम और प्रतिष्ठा बनाए रखना तथा वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करना। और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है? तो पहले हमने देखा दाम्पत्य अधिकार क्या है, पति पत्नी एज ए हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी निभाते हुए साथ रहें। इसके बाद दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है, जिसके लिए सेक्शन 9 बना है। तो जो जीवन साथी अलग रह रहे हैं उनको वापस एक साथ रहने के लिए बाध्य करना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अंग्रेजी लॉ से लिया गया है। भारत में पहले यह अधिकार सामाजिक नैतिकता तक सीमित था। हम सीधी सी बात बताते हैं, मोस्टली पहले क्या होता था, अगर हस्बैंड छोड़ दिया, तलाक जैसा कुछ हमारे यहाँ होता नहीं था, छुट्टा हो गया, बहन का तो छुट्टा हो गया, लड़के दूसरी शादी कर लेते थे, लड़कियां नहीं करती थी, लड़कियों की दूसरी शादी होती नहीं थी। अब भी ये है कि अगर हस्बैंड तलाक दे रहा है ना, अलग रह रहा है, तो थोड़ा सा डेवलप हुआ है कि लड़कियां चली जाती हैं कोर्ट कि हमको कम से कम मेंटेनेंस दिलाया जाए वगैरह, क्योंकि साथ तो नहीं रख सकते, हस्बैंड तो दूसरी वाइफ रख ही लेंगे चाहे जो हो जाए, है ना। वाइफ के साथ
थोड़ा सा भी इतना डेवलप नहीं हुआ है, अमित तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो रहा, वैसे कानूनी रूप से शामिल कर लिया गया। तो थोड़ा सा क्या उद्देश्य है सेक्शन 9 को बनाने का? तो पति पत्नी के संबंध को बनाए रखना है ना, कोई भी अलग ऐसे ना हो जाए, परिवार को टूटने से बचाना, समाज में वैवाहिक संस्था की स्थिरता बनाए रखना, समाज में वैवाहिक संस्था मतलब जो विवाह हो रहा है वो स्थिर रहे, ऐसे ही ना टूटने लगे, तलाक के बजाय मेल मिलाप को प्रोत्साहन देना, डिवोर्स की जगह पर लोगों में फिर से जो क्या बात बन जाए, ठीक है। ओके, संवैधानिकता का प्रश्न देखो आ गया, क्या सेक्शन 9 संवैधानिक है? तो हमने जस्ट देखो पढ़ा कि यह किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पति हो या पत्नी के साथ रहने के लिए बाध्य करता है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। 14 मतलब समानता के अधिकार का उल्लंघन है, 19 में जो उनको अधिकार दिए गए हैं वाक व्यक्ति इत्यादि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, इन तीनों का उल्लंघन हो रहा है। अगर थोड़ा सा आर्टिकल याद रहेगा तो उनको भी लिख देना, याद ही रहेगा क्योंकि संविधान भी पढ़ना ही है। चलो प्रमुख केस क्या है? तो ये रहा, ये वाले केस का नाम नहीं याद आ रहा था, मैंने कहा कुछ तो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, पहले मैंने आंध्र प्रदेश बोला फिर कर्नाटक, में दिमाग में नहीं आ रहा था, ठीक है। टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बैया, ये केस इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग ये सेक्शन लिखना तो कोशिश करना तीनों केस लिखना, ठीक है। टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बैया, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं नहीं तो नहीं पढ़ पाओ। 1983 का केस है, ठीक है, और सेम मैंने फैक्ट बता ही दिया है कि पति पत्नी क्या अलग थे। पत्नी ने कहा कि ये जो सेक्शन है वो मेरी आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, मेरे राइट दैहिक स्वतंत्रता प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, मुझे क्या करता है किसी के साथ रहने के लिए मजबूर करता है। हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस पी चौधरी, इन्होंने कहा सही बात है, सेक्शन 9 जो है संविधान के आर्टिकल और 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए असंवैधानिक है। क्या है? सेक्शन 9 असंवैधानिक है। 1983 का केस है, याद रखना, ठीक है। तभी जब तुम याद रखोगे सन तो तुमको ध्यान रहेगा कि कौन सा पहले केस आया था। इसके बाद कुछ मुख्य टिप्पणियां यही हुई कि जो है असंवैधानिक है, व्यक्ति की अनिच्छा के विरुद्ध है और राइट टू प्राइवेसी और ह्यूमन डिग्निटी के विरुद्ध है, ठीक है। और सेक्शन 9 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर आया हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह, ठीक है, ये केस भी हमने फैक्ट देखा, वो 83 में आया है और ये 84 में आया है, ठीक है, जस्ट उसके बाद आया है, तो सन याद रखोगे तभी याद आएगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, सेम चीज बोल रही है हरविंदर कौर, बट कोर्ट ने बात को पलट दिया, ठीक है, बोल रही है मेरी प्राइवेसी का, ह्यूमन डिग्निटी इत्यादि का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 21 और 14 का उल्लंघन करता है इत्यादि इत्यादि। न्यायमूर्ति थे अवध बिहारी रोहतगी, रोहतगी थे, ठीक है, इन दोनों में तुमको जज का नाम नहीं याद करना है, ठीक है, ओके, बिल्कुल नहीं याद करना। धारा 9 संवैधानिक है, यह विवाह संस्था को बचाने का एक साधन है, ना कि व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, इन्होंने कहा, ठीक है। तर्क क्या गया था? सेम गया था कि केवल निजी जो है क्या कहते हैं मेरी राइट ऑफ प्राइवेसी है, तो न्यायालय ने जो तर्क दिया कि ये सिर्फ निजी संबंध की बात नहीं है, सामाजिक दायित्व है विवाह, ठीक है। यह जो सेक्शन है, यह जो धारा है, ये परिवार को जोड़ने का प्रयास करती है, ना कि दमन करने का, ओके। अच्छा, हम जो केस थर्ड वाला बता दिए थे, सरोज रानी का केस होगा क्या वहां पे? सरला मुद्गल वाला, सरला मुद्गल वाला केस बताया था ना, सेक्शन 13 में है क्या ये केस? ठीक है, ये वाला केस देख लें तो बस बेर एक्ट में जो सीरीज में होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा 1980, अच्छा ठीक है, यही केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सरला जो मुद्गल केस है ये भी है तुम्हारे इसी का, हिंदू मैरिज एक्ट का ही, बट
सेक्शन 9 से संबंधित नहीं है, ठीक है। ओके, अब से थोड़ा सा केस एक बार फिर से देख लिया करेंगे, बहुत दिन से केस नहीं देखे तो हमको जस्ट ध्यान नहीं आता, केस का नाम तो बिल्कुल याद नहीं आता, और बेयर एक्ट चल रहा था तो इसलिए और नहीं देखे। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर का दोनों अगर छोड़ भी दिया है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, ठीक। चलो सेम गया, फैक्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। जस्ट 1984 हरविंदर कौर वाला केस जस्ट हुआ है, उसके जस्ट बाद का ये केस है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, क्योंकि लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे तो बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चलो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। सेम बात उठी कि निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं करता, ठीक है। यह विवाह संस्था की स्थिरता और पुनर्मिलन का उपाय है। मुख्य बिंदु, यह किसी व्यक्ति को जबरन सहवास के लिए बाध्य नहीं करता, केवल पुनः साथ रहने का आदेश देता है। आप पुनः रिलेशनशिप में और ये बाध्य नहीं कर रहा, बस बट आप एज ए हस्बैंड वाइफ रहो, साथ रहो, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करो, साथ रहोगे, प्रॉब्लम को समझोगे, रिश्ते सुधरेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करना है। ओके, तो यह सरोज रानी जो ये वाला केस है, इसने क्या किया, धारा 9 को संवैधानिक बता दिया। उसके बाद कोई केस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं आया जहाँ इसकी संवैधानिकता को प्रश्न किया गया हो इतने बड़े लेवल पे। तो इसने क्या किया इस केस ने, जो टी सरिथा वाला निर्णय था जो 1983 में आया था, उसको समाप्त कर दिया, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था कि सेक्शन 9 क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है। और जो हरविंदर कौर वाला केस है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, उसको मान्यता मिल गई, ठीक है। यहाँ पे किसी हाई कोर्ट को मान्यता मिलने का वो नहीं था, यहाँ मतलब सिर्फ इतना था कि कौन सा न्यायालय कौन सी बात सही होगी, ठीक है। अमित तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो, अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, संवैधानिक विश्लेषण कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है। तो देखो सेक्शन 9 सिर्फ स्त्री के विरुद्ध है, पुरुष के विरुद्ध तो लागू नहीं होता। अगर स्त्री पुरुष को छोड़ के गई है, पुरुष स्त्री हस्बैंड वाइफ को छोड़ के गया, वाइफ हस्बैंड, तो दोनों के विरुद्ध लागू होता है, तो दोनों पर लागू होता है, तो समानता बनी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार या धारा विचार या व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। विवाह सामाजिक अनुशासन के अधीन है। और 21 कि हमारी प्राइवेसी निजता इत्यादि को प्रभावित कर रही है, तो वो भी नहीं करती है, क्योंकि यह जीवन की गरिमा और निजता को प्रभावित करती है, तो नहीं करती है, ठीक है। एक प्रश्न ये उठा था ना कि यह जीवन की निजता और गरिमा को प्रभावित करती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जीवन के मूल्यों की रक्षा करती है, ना कि उनका उल्लंघन करती है, ओके। और जो मैंने पहले फैक्ट बताया था कि भाई आपने शादी की है तो आपके साथ जबरदस्ती कैसे हो रही है ना, ठीक है। प्रभाव क्या होता है धारा 9 का, यह आदेश मात्र न्यायिक निर्देश है, जबरन शारीरिक सहवास के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यदि आदेश का पालन न किया जाए तो यह तलाक का आधार बनता है। इसीलिए हम बोल रहे थे सेक्शन 13 में भी काम आएगा, वहां पर भी थोड़ा सा एक आधार आएगा इसका, ठीक है, ओके। अगर प्रतिस्थापन साथ रहने का आदेश देने के बाद भी हस्बैंड या वाइफ एक साल तक साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है। देखो आदेश देने के बाद अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर सिविल केस बनेगा, ठीक है, आपकी हो सकता है जुर्माना लगे, जो भी हो, ठीक है, लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। तलाक का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, भैया अगर आदेश से भी बात नहीं बन रहा, नहीं रहना चाहता सामने वाला पक्षकार, तो हम क्या कर सकते हैं, साथ रहकर भी क्या कर लेगा, जो इंसान नहीं रहना चाहता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, है ना, तो तलाक दिलवा देते हैं, ठीक है। इससे वैवाहिक पुनर्मिलन की संभावना बनी रहती है कि साथ रहेंगे, रिश्ते सुधरेंगे, है ना, ओके। आलोचना तो वही है कि विद्वानों का मत है कि ये राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है। विवाह यदि प्रेम और सहमति पर आधारित है तो न्यायालय आदेश से मजबूरी में साथ रहना विरोधाभासी होगा। अगर
विवाह में प्रेम और सहमति नहीं है। विवाह में शादी चल रही है लेकिन आपस एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, प्रेम नहीं है, तो अलग रहना ही सही है। ठीक है। महिलाओं के संदर्भ में इसे जेंडर बायस्ड कहा जाता है कि महिलाओं को अलग रहने का अधिकार मिल गया, जबकि ये दोनों के लिए मोस्टली 3 केस मैंने देखा, तीनों में हस्बैंड ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई गांव वगैरह में छुट्टा वगैरह होता है तो बात इधर उधर हो जाती है ना। समर्थन में क्या तर्क दे सकते हैं कि अविवाह संस्था की पवित्रता को बनाए रखता है, विवाह टूटने और पुनर्मिलन का अवसर देता है, पारिवारिक एकता और सामाजिक एकता स्थिरता के लिए आवश्यक है, या पति या पत्नी दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। आगे निष्कर्ष फिर से वही होगा जो तुमने ऊपर पूरा लिखा है, उसको शॉर्ट में ऐसे अच्छे जो इम्पोर्टेंस वगैरह तुम समझते हो लिख लेना। ठीक है बेटा, वो जो मैंने सेक्शन में बोल दिया था ना सुदर्शन, फिर से देख क्या बोला था, सरला मृदुल वाला केस वो ही नहीं आई, ये सरोज रानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये केस भी सरला वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है ओके, आई थिंक ये तलाक वाले में है क्या, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा था। ठीक है, सरोज रानी है, तो तीनों केस इंपॉर्टेंट है। टी सरिता वाला भी इम्पोर्टेंट है, 83 में आया था। फिर हरविंदर कौर वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं सन याद आ रहा तो तुम क्या करोगे, सिर्फ एक एक नाम लिख दो, सरिता बाद में, हरविंदर कौर बाद में। ठीक है, क्रम सही लिखना। 84 उसके ठीक बाद आया है सरोज रानी, इसका पूरा नाम लिखने की कोशिश करना। सुप्रीम कोर्ट का केस है वर्सेस सुदर्शन कुमार 1994। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि एक सेक्शन के साथ जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ एक पूरा केस है और पूरा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर हम ऑफ करते हैं रिकॉर्डिंग और तुम लोग को कुछ पूछना है पूछो।